Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today's September 29 I will discuss MCQs related to these topics of current affairs from both prelims and mains perspective. आज का दिन September 29 दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन का भी दिन है. So I wish a very happy दुर्गा पूजा to all of you. दुर्गा पूजा की आप सबको स्मार्ट आईएएस परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं. माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे हमेशा, यही हमारी कामना है. माँ दुर्गा का नाम लेकर हम लोग आज का प्री सिक्योर का सेशन स्टार्ट करते हैं. अच्छा, एक और बात कि आज का ये जो प्री सिक्योर का सेशन है ये मैं रात को अभी आपके लिए 10-10:30 के अराउंड अवेलेबल करवा रहा हूँ. आई होप कि अभी तक सब लोग घूमकर दुर्गा पूजा के पंडाल को अपने घर में आ चुके होंगे, तो अभी अपना प्री सिक्योर का सेशन भी कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो, है ना. सो लेट्स डिस्कस द एजेंडा फॉर द डे. पहला जो टॉपिक है आपके लिए आज के एजेंडा का वो है हिस्ट्री ऑफ दुर्गा पूजा इन बंगाल. जी हाँ, अब दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है तो हम दुर्गा पूजा की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, स्पेशली बंगाल को लेकर. वैसे तो दुर्गा पूजा इंडिया के पूरे पार्ट में अलग अलग जगहों पे दशहरा दुर्गा पूजा मनाया जाता है, पर बंगाल की बात ही कुछ खास है. सो हम लोग देखेंगे कि दुर्गा पूजा की हिस्ट्री बंगाल में क्या रही. इंडिया में वैसे काफ़ी सदियों से माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है, पर किस तरह से स्पेशली इंडिया में 14th या 18th, 19th, 20th सेंचुरी में दुर्गा पूजा अलग अलग तरीके से चेंज होता रहा. अभी यूनेस्को में दुर्गा पूजा को लेकर क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं, किस तरह से यूनेस्को में भी दुर्गा पूजा, बंगाल की दुर्गा पूजा स्पेशली दर्ज हुई है, ये बातें हम डिस्कस करेंगे. द सेकेंड टॉपिक वुड बी रिलेटेड टू ऑयल स्पिल्स एंड इट्स इम्पैक्ट ओवर मरीन लाइफ. ये इवेंट ऑयल स्पिल्स का एक काफ़ी लार्ज अमाउंट में ऑयल्स स्पिल होना सी पर, ये इवेंट रेगुलरली होते रहते हैं. एक वैसा ही इवेंट कुछ महीने पहले हुआ था अरेबियन सी में, जिसको लेकर भी रिपोर्ट आया है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ कंसर्न फॉर ऑल द एनवायरमेंटलिस्ट कि इस ऑयल स्पिल से अब आगे मरीन लाइफ में, इवन ह्यूमन लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑयल स्पिल्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है. इट मीन्स बायो रिमेडिएशन के मेथड. बायो रिमेडिएशन क्या है, बायो रिमेडिएशन के इन सिटू, बायो रिमेडिएशन के एक्स सिटू, इन मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे. देन चेरो आर्चर्स. ये चेरो आर्चर्स ये एक टर्म मेंशन में है, आर्चर्स वर्ड है और चेरो आर्चर्स लिखा है, तो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओ तो इतना तो समझ में आएगा कि ये जरूर इंडिया के किसी ट्राइबल सोसाइटी के बारे में मेंशन किया जा रहा है, इंडिया के किसी ट्राइब के बारे में मेंशन किया जा रहा है. सो देखेंगे कि ये चेरो ट्राइब इंडिया की किस रीजन में मिलती है, क्या इनकी रिच हिस्ट्री है, ये सारी बातें. नेक्स्ट टॉपिक वुड बी रिलेटेड टू अ प्लेस इन वर्ल्ड मैप, पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स. रिसेंटली इंडियन नेवी की एक ट्रेनिंग ग्रुप वहां पहुंची है, एंड सो ये न्यूज में मेंशन था. हम इसको देखेंगे वर्ल्ड मैप बेस्ड इवेंट से लेकर. एंड देन इंडियाज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो अगेन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के थ्रू अभी रिसेंटली इंडिया, जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, एंड उसके थ्रू वो जो वर्ल्ड नेटवर्क बनाता है, वर्ल्ड नेटवर्क, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें इंडिया का कोल्ड डेजर्ट इंक्लूड हुआ है. तो ये सारे टॉपिक को ना हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट वीक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आज के लिए नया प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन इन बंगाल. आप यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल देख सकते हो, द हिस्ट्री ऑफ दुर्गा पूजा इन बंगाल, है ना. एक तरफ हम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, वो बिल्कुल है, साथ ही साथ हमें इसकी हिस्ट्री भी मालूम होने चाहिए. ये भी ना सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. दैट्स व्हाई इंडियन एक्सप्रेस कवर कर रहा है हिस्ट्री ऑफ दुर्गा पूजा. आप यहाँ पे देख सकते हो माँ दुर्गा की एक स्टैचू है, जिसे एक मूर्तिकार बनाने के लिए कोशिश कर रहा है. धीरे धीरे जिस तरह से इस स्टैचू में रंग भरते जाएगा, कला भरते जाएगा, ये स्टैचू जीवंत हो जाती है, जिनकी आज हम दर्शन करके आते हैं. ठीक है, एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी है इसमें. चलिए फिलहाल हम इस क्वेश्चन पर आते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन इन बंगाल को लेकर, दैट ड्यूरिंग 19th 20th सेंचुरी the Durga Puja celebration were incorporated into the Indian freedom struggle as the national savior who could save India from the British. 19th और 20th सेंचुरी का जो इंडिया है ना, वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया के नेशनल मूवमेंट के लिए जाना जाता है. एंड यस, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन भी इसका पार्ट बनता है, जहां पे देवी दुर्गा को, गॉडेस दुर्गा को एक नेशनल सेवियर के रूप में दिखाया जाता है, जो भारत को ब्रिटिश के चंगुल से बचा सके. हाँ, इसी तरह से किस चीज का जन्म होगा, भारत माता का, भारत माता का, है ना. सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू. सेकंड क्या, द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फेमसली एम्प्लॉयड बाय द राइटर एंड फ्रीडम फाइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नोवेल आनंद मठ. एकदम सही बात है.
भारत माता के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने सोचा कि भारत माता को किस तरह हम एक जीवंत रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने फेमस नॉवेल आनंद मठ में किया था। करेक्ट है। थर्ड, लेटर भारत माता वॉज पेंटेड एज अ 4 आर्म्ड गॉडेस बाई अवनेंद्र नाथ टैगोर। ये गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर इनके चाचा जी थे, इनके अंकल थे। ये फेमस उसी टैगोर फैमिली से हैं। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ये भी बिल्कुल सही है कि आगे जाकर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनेंद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की एक नई पेंटिंग बनाई जिनमें उन्हें 4 आर्म्ड गॉडेस के रूप में दिखाया गया। कब? स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में चल रहा था। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एकदम ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहला मेंशन बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने किया आनंद मठ में। आगे जाकर भारत माता की पेंटिंग फिर से स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में अवनेंद्र नाथ टैगोर बनाते हैं। Fourth, Durga Puja was inscribed as UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity in December 2021। अब ये सब डेट्स ना एकदम सही से याद होने जरूरी हैं, जो कि करेक्ट है। यस, दिसंबर 2021 में ही यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में दुर्गा पूजा को इंक्लूड किया गया। सो हियर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और ये चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम इनको और डिटेल में देखते हैं। तो हम दुर्गा पूजा की हिस्ट्री की बात करें तो वैसे तो दुर्गा पूजा सदियों से मनाया जाता रहा है, बट हम बंगाल में अगर उसके रिसेंट हिस्ट्री की बात करें कि कब से उसके हमें ऑफिशियल प्रमाण मिल रहे हैं, तो 13th 14th सेंचुरी में ट्राइबल ट्रेडिशन के रूप में दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। धीरे धीरे दुर्गा पूजा ट्राइबल से निकलकर बाकी नॉन ट्राइबल पीपल के लोगों के बीच में भी एक बड़े सेलिब्रेशन के फॉर्म में पॉपुलर होता है, जहां पे गॉडेस दुर्गा को बंगाल में बेटी की तरह भी वर्शिप किया जाता है या बेटी की तरह भी माना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वीमेन को, स्पेशली बंगाली वीमेन को, जो किस तरह से माँ दुर्गा की पूजा हो चुकी है और अब माँ दुर्गा की स्टैच्यू को विसर्जित करने जा रही हैं और किस तरह से सेलिब्रेट करते हुए जाती हैं। क्योंकि बेटियों के साथ भी होता है कि बेटियों की भी जब शादी हो जाती है तो उसके बाद अच्छे से खुशी खुशी उन्हें उनके इन लॉज के घर विदा किया जाता है। कुछ वैसा ही दुर्गा पूजा के साथ है कि माँ दुर्गा की लोग 9 दिनों तक पूजा करते हैं और विजयादशमी के बाद या विजयादशमी के रोज फिर विसर्जन के लिए ले जाते हैं। तो बंगाल में कुछ इस तरह से दुर्गा पूजा मनाया जाता रहा है ना। एक बड़ा अद्भुत दृश्य होता है ये सिंदूर खेला वाला ये दृश्य। अब हम आते हैं बाकी 14th सेंचुरी से आगे मॉडर्न इंडिया में सेलिब्रेशन कैसे चला। तो 18th सेंचुरी में यहाँ पे एक मेजर इवेंट होता है 1757 का। क्या हुआ था 1757 में, बताओ? हिस्ट्री के क्लासेस में पढ़ा है तुमने या आगे पढ़ोगे? बैटल ऑफ पलासी, है ना। इस बैटल ऑफ पलासी में ईस्ट इंडिया कंपनी को विक्ट्री मिली, लेकिन इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का काम पता है कि उन्होंने किया? जमींदार्स ने। बंगाल के जमींदार ने बोला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विक्ट्री हुई है किसके ऊपर? नवाब के ऊपर। बंगाल का नवाब था ना, कौन था बैटल ऑफ पलासी में बंगाल का नवाब? सिराजुद्दौला या शुजाउद्दौला? जिनको हिस्ट्री पढ़ाया है मॉडर्न हिस्ट्री वो मुझे आंसर करके जवाब देंगे, बाकी लोग ढूंढ सकते हैं, आगे फिर हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ोगे। सिराजुद्दौला या शुजाउद्दौला। खैर, जब नवाब हारता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को विक्ट्री मिलती है तो जमींदार्स के लिए भी उनके सोशल एंड फाइनेंशियल पावर के लिए नए रास्ते खुले थे। उन्होंने इसको एक स्टेटस सिंबल के रूप में दुर्गा पूजा को तभी मनाना भी स्टार्ट किया था। दैट वाज ए न्यू बिगनिंग इन 18th सेंचुरी। याद रखेंगे ये। और क्या 19th 20th सेंचुरी में, अब 18th सेंचुरी से आगे हम 19th 20th सेंचुरी में चलते हैं, जहां पर इंडिया का नेशनल मूवमेंट चल रहा था और उस टाइम में फिर धीरे धीरे माँ दुर्गा को भारत माता की तरह वर्शिप किया जाने लगा। अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें यहाँ भारत माता से रिलेटेड सारे डिटेल्स, बट पहले एक और डिटेल याद रखो। क्या? दैट ये देखिए, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2021 एंड दिस इज द फर्स्ट फेस्टिवल इन एशिया टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। ये पहला एशिया का फेस्टिवल है। एशिया में कई ऐसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं अलग अलग धर्म से रिलेटेड, अलग अलग पंथ से रिलेटेड, पर एशिया का पहला ऐसा फेस्टिवल है जो इस यूनेस्को के रिस्पेक्टिव प्रेस्टिजियस लिस्ट में जाता है। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसके अलावा दुर्गा पूजा से ही रिलेटेड एक और फोक डांस गरबा, वैसे ये गुजरात में बाकी समय भी किया जा सकता है, पर दुर्गा पूजा के टाइम में इसकी एक अपनी खासियत होती है गरबा की। So Garba was also included in UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity in 2023। 2023 में गरबा को भी इसी यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंक्लूड किया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। गरबा एंड आजकल जो बड़ा पॉपुलर चलता है दांडिया,
ये दोनों ना एक टाइप के, ये तो गरबा को तो हम फोक डांस भी बुलाते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ फोक डांस, एंड दांडिया भी कहीं ना कहीं फोक डांस एंड फोक सेलिब्रेशन का पार्ट है, स्पेशली ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन। ठीक है, अब हम भारत माता की पेंटिंग पर आए तो भारत माता की पेंटिंग के बारे में सबसे पहले मेंशन किया बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने फेमस नोवेल, कौन से नोवेल, आनंद मठ में, जो किस बैकग्राउंड पे बेस्ड है, सन्यासी रिबेलियन। और इसी आनंद मठ में फिर उन्होंने लिखा था ना कौन सा गाना, वंदे मातरम, माता की वर्शिप। और इस वंदे मातरम को आगे यूज किया गया, कब यूज किया गया, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में। और उसी स्वदेशी मूवमेंट में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनेंद्रनाथ टैगोर ही मेड अ पेंटिंग। आप यहाँ पे जो माँ की पेंटिंग देख रहे हो, ये कौन सी है, यही भारत माता है ना। इन भारत माता की रक्षा के लिए, इन भारत माता को आज़ाद करने के लिए कईयों ने हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दी, और आज हमारा फर्ज है कि हम इन भारत माता की सेवा कर सकें। दिस वॉज द पेंटिंग मेड बाई अवनेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने इसमें एक खास एक बंगाली विमेन जो कि एक सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट के रूप में स्वदेशी मूवमेंट में उभर रही थी, उनको भी रेफर किया। कुछ उस तरह से आप देख सकते हो ड्रेस को। शुरू में ये वैसे बांग्ला माँ के रूप में बनाया गया था, बट धीरे धीरे भारत माता के रूप में इस पेंटिंग को एक्सेप्ट किया गया था। ओके, याद रखिएगा दुर्गा पूजा का ये सेलिब्रेशन, यूनेस्को में इसका मेंशन, और भारत माता की पेंटिंग। ऑल क्लियर। चलिए अब माँ दुर्गा का नाम लेकर नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ऑयल स्पिल ऑन मरीन एंड हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। ये देखो यहाँ पर तुम एक पिक्चर देख सकते हो कि किस तरह से एक शिप डूबता है, और इस शिप के डूबने से जैसे इनमें कई बार क्या होता है कि ऑब्वियसली फ्यूल टैंक तो होता ही है, यहाँ पे ऑयल है, कभी कभी ऑयल कंटेनर्स रहते हैं, वो ऑयल कंटेनर्स भी, उससे ऑयल निकलकर स्पिल के रूप में ऊपर जमा हो जाता है, राइट। ये कौन से शिप की हम बात करें, ELSA 3 सिंकिंग, अरेबियन सी में। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि अरेबियन सी में एक शिप डूबता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इल इफेक्ट मरीन एंड ह्यूमन लाइफ पर होने वाला है। वाटर क्वालिटी को लेकर काफ़ी कंसर्न्स हैं। वाई? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड्स सच एज नेप्थलीन, फ्लोरीन, एंथ्रासेन, फिनैंथ्रेन, फ्लोरेंथेन, पायरेन, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं जो कि हार्मफुल हैं ह्यूमन एंड मरीन हेल्थ के लिए, ये अब इस रीजन में मिल रहे हैं। चलो हम देखते हैं। सो पहला स्टेटमेंट ऑयल स्पिल से रिलेटेड क्या, इट रेफर्स टू द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स इनटू द एनवायरनमेंट, स्पेशली इनटू द ओशंस, रिवर्स और कोस्टल वाटर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। यस, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, कभी शिप जो होता है शिप के सिंक करने के वजह से, है ना, कभी जो ऑयल पाइप्स होती हैं वो ऑयल पाइप्स ड्रिलिंग के टाइम में उनके बर्स्ट के वजह से, या बाकी किसी रीजन के वजह से, इस तरह से लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का लीक होना ऑयल स्पिल कहलाएगा। It also destroys the insulating ability of fur-bearing animals and the water repellence capacity of birds' feathers. एकदम सही बात है। जो हमारे मैमल्स होते हैं, सी में जो मैमल्स मिल रहे हैं, मरीन में जो मैमल्स मिल रहे हैं, उनके फर में ना एक कैपेसिटी होती है, इंसुलेटिंग एबिलिटी, जिससे वो ठंड से बच सकते हैं। और हमारे कुछ जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, सी बर्ड्स हो गए, मरीन बर्ड्स हो गए, इनके फेदर में, इनके पंख में क्या होता है, वाटर को रिपेल करने की कैपेसिटी होती है। बट ऑयल के वजह से बोथ फर बियरिंग मैमल्स की इंसुलेटिंग कैपेसिटी एंड बर्ड्स की वाटर रिपेलेंस की कैपेसिटी दोनों अफेक्ट होती है। दैट्स वाई दोनों के लाइफ को थ्रेट होता है, लार्ज नंबर पे डेथ हो सकती है ऐसे मैमल्स एंड बर्ड्स की। थर्ड, एक्स सिटू बायो, सो सेकंड वाला करेक्ट था, है ना। थर्ड क्या है, एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन। सबसे पहले तो ये एक्स सिटू वर्ड को समझ लो। एक्स सिटू का मतलब कि जब हम उस साइट से दूर, फार फ्रॉम साइट से दूर जाकर हम क्या करेंगे, बायो रेमेडिएशन करेंगे, उसको क्या कहेंगे, एक्स सिटू। So ex-situ bioremediation techniques become more successful in treating the affected water resource. क्या लगता है तुम्हें कि बड़ा सा ओशन है, हम यहाँ से सारा पानी लेकर जाएंगे, फिर उसको ट्रीट करेंगे, फिर पानी लाकर यहाँ डालेंगे, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्या? ना भैया ना, ये लेस इफेक्टिव होगा ना। ओशन के केस में जब भी यहाँ पर ऑयल स्पिल होता है तो इन सिटू मेथड ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा ना, जहाँ पर ऑन साइट आप ट्रीटिंग कर रहे हो। सो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एनी टू। कौन से टू? 1 और 2 हम देख चुके हैं, थर्ड वाला फॉल्स है, राइट। चलिए अब इसका डिटेल्स देखते हैं। सो ऑयल स्पिल को सबसे पहले हम समझ चुके हैं, डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम और लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स, ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से जो स्पिल होता है। दिस स्पिल्स कैन बी मरीन, ऑफ शोर और कोस्टल एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, कभी कभी ऑब्वियसली पॉन्ड्स में, रिवर्स में भी हो सकता है। बट मरीन एक्सीडेंट्स जो है ना, मरीन इंसिडेंट्स जो है वो 90% ऑफ मेजर एनवायरमेंटल डैमेज का पार्ट होते हैं। मोस्टली मरीन रीजन में ये देखा जाता है। कॉज क्या हो गया, शिप का एक्सीडेंट हो गया, ऑफ शोर ड्रिलिंग
यहाँ पर बर्स्ट होना पाइपलाइन का, पाइपलाइन से लीक होना। इंटेंशनल वॉर रिलेटेड, जैसे डिलिब्रेट डंपिंग टू कट और कॉस्ट वॉर टाइम सैबोटेज इन 1991 गल्फ वॉर स्पिल। 1991 में डिलिब्रेटली ये किया गया था कि जो हमारे पाइपलाइंस थे, गल्फ वॉर का टाइम चल रहा था, डिलिब्रेटली उसको डिस्ट्रॉय किया गया। सो ऐसे भी कॉजेज के वजह से ऑयल स्पिल्स होते हैं। आज हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं, हम एक रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। बाय द वे, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस, एक बार देखना और मुझे बताना। इनका एक रिपोर्ट आया था ELSA-3, एक वेसल का, जो कि अरेबियन सी कोस्ट में डूबता है। मई में ही डूबा था, पर वो रिपोर्ट आज आया है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। ओके, इफेक्ट्स क्या होगा ऑयल स्पिल का, तो कुछ तो अभी तुम्हें स्टेटमेंट में भी मैंने बताया कि इसके वजह से क्या होता है, डेथ होती है। जो मैरीन स्पीसीज होते हैं, क्यों डेथ होती है कि जो मैमल्स हैं, जो हमारे मैमल्स हैं, इनका जो इंसुलेटिंग कैपेसिटी है, इंसुलेटिंग कैपेसिटी के वजह से इनको क्या फायदा होता है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किससे, कोल्ड वेदर से, कोल्ड वाटर से, है ना, ये खराब होता है। दूसरा, हमारे जो बर्ड्स हैं, अब बर्ड्स के जो फीदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं, उनके पंख में वाटर रिपेलेंट कैपेसिटी जो है, ये भी इफेक्ट होती है, जिसके वजह से डेथ होती है। इवन इसके वजह से क्या होता है, जो एल्गीज हैं या जो फाइटोप्लैंक्टन से, द फाइटोप्लैंक्टन्स, उनको भी अफेक्ट पड़ता है। एंड ओवरऑल जो ऑक्सीजन लेवल है ओशन का, वो भी कम होता जाता है। सो ओवरऑल मरीन इकोसिस्टम के लिए ऑयल स्पिल्स इट इज वेरी लीथल। ह्यूमन लाइफ की बात करें तो इकोनॉमिक हार्डशिप जनरेट होता है, सी फूड की समस्या हो सकती है, टूरिज्म को अफेक्ट करता है, ओवरऑल लोकल गवर्नमेंट के लिए बर्डन होगा। क्यों बर्डन होगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को दोनों चीज़ देखना पड़ेगा, एक तो क्लीनिंग हो सके जिससे कि टूरिज्म अफेक्ट ना हो, साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड मेजर्स भी एड्रेस करना पड़ता है। सो बोथ मरीन इकोसिस्टम के लिए एंड ह्यूमन लाइफ के लिए इक्वली थ्रेटनिंग है। दैट्स वाई इट इज़ अ कंसर्न, और आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, या एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्लासेस में तुम्हें पढ़ाया जाता है। अब हम इसको ट्रीट करने के मेथड देखें, तो इसको ट्रीट करने के लिए जो मेथड हम अडॉप्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन, जहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, मैंने समझा रखे हैं दो तरीके से। एक होगा इन सिटू, मतलब उसी साइट पर, एक होगा एक्स सिटू, मतलब साइट से दूर, फार अवे फ्रॉम द साइट। सो जब भी ओशन की बात होगी ना, जब भी ओशंस में ऑयल स्पिल्स ट्रीट करने की बात होगी, तो मोर सुटेबल कौन सा है, मोर सुटेबल, ऐसा नहीं है कि एक्स सिटू किया नहीं जा सकता है, किया जा सकता है, बट मोर सुटेबल क्या है, इन सिटू मेथड। जैसे बायो वेंटिंग, बायो वेंटिंग मतलब एक वेंट बनाना, एक एयर वेंट बनाना, है ना, जैसे घर होता है तो उसमें हम एयर वेंट बनाते हैं ना, एसी का एयर वेंट। तो ये मोस्टली वाइडली यूज्ड मेथड है, जहाँ पे एक वेंट बना के क्या किया जाता है, डायरेक्टली एक वेंट बनाया जाएगा, है ना, पाइप्स के थ्रू डायरेक्टली वेंट बनाया जाएगा, एंड उस पाइप के थ्रू क्या किया जाएगा, एयर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाई जा सके और माइक्रोबियल एक्टिविटी से ऑयल स्पिल्स खत्म किया जाए। बायो स्पार्जिंग नाम का एक मेथड है, जिसमें काफी हाई प्रेशर पे एयर को डाला जाता है। हाई प्रेशर पे एयर इंजेक्ट करने से ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है, अगेन इससे माइक्रोबियल एक्टिविटी से पॉल्यूटेंट्स खत्म होते हैं। देन बायो एटीन्यूएशन है। अब बायो एटीन्यूएशन के केस में क्या होगा, बायो एटीन्यूएशन क्या करता है, इट यूजेज एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी टू डिग्रेड पॉल्यूटेंट्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर फ्यूल कॉन्टेमिनेंट्स, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं कि कोस्टल रीजन में फ्यूल कॉन्टेमिनेंट्स या फ्यूल स्पिल हुआ है, ऑयल स्पिल हुआ है, उस केस में बायो एटीन्यूएशन बड़ा इंपैक्टफुल साबित होता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी है ना, उसको इंक्रीज करना। सो ये तीन मेथड्स हैं, स्पेशली इन तीनों को याद रखिएगा। इसके अलावा और भी मेथड है, बट बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग, बायो एटीन्यूएशन, दीज आर द थ्री इन सिटू मेथड। इसके अलावा फिल्ट्रेशन का काम करना, ये एक्स सिटू मेथड हो गए, कहीं दूसरे जगह वाटर को ले जाकर, वाटर के साथ साथ सॉइल का भी हम बायो रेमेडिएशन कर सकते हैं। आज हम वाटर के लिए देख रहे थे। बायो पाइल्स, बायो रिएक्टर्स, लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग, दीज आर द एक्स सिटू मेथड। तो तुम्हारा पहला काम क्या है कि ये इन सिटू मेथड जिनको मैंने एक्सप्लेन किया, ये ध्यान रखो। साथ ही साथ इन सिटू एंड एक्स सिटू मेथड्स के नाम भी आपको सेपरेटली याद रखने हैं। अगेन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्लासेस में हम पढ़ेंगे, पर ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज चेरो आर्चर्स। Why Chero archers? Because here in the newspaper it is covered that Chero archers, Jharkhand archery team pays tributes to legendary warrior clan. झारखंड की जो आर्चरी टीम है वो झारखंड के, बिहार झारखंड में पहले जो एक लेजेंडरी वॉरियर क्लैन, एक ट्राइबल क्लैन, चेरो क्लैन जो रहता था, उनको ट्रिब्यूट पे करता है। दैट्स वाई दिस थिंग इज इन न्यूज। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है द चेरोज इमर्ज्ड इन द हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट ड्यूरिंग द 12th-13th सेंचुरी।
अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ों देखो, चिरोज जो है वो हिली रीजन में बिल्कुल इनका इमर्जेंस होता है। 12th एंड 13th सेंचुरी में ये भी सही है, बट नॉट इन वेस्टर्न घाट। अभी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग में भी आपने देखा ना, झारखंड के लेजेंडरी वॉरियर क्लैन, बिहार झारखंड के लेजेंडरी वॉरियर क्लैन है ये, तो फिर वेस्टर्न घाट में कैसे होंगे? सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो ध्यान देना है छोटी छोटी चीज़ों पर, वेस्टर्न घाट में नहीं, बिहार में ईस्टर्न घाट, मतलब ईस्टर्न घाट क्या बोले, बिहार झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, पलामू रीजन जो है वहाँ पर, ठीक है। They even resisted against the British. Even Chero brothers Nilambar and Pitambar led the Chero revolt against the British in 1857. 1857 का ये जो फेमस रिवॉल्ट है ना, उसमें चेरोज ने भी पार्टिसिपेट किया था, स्पेशली दो भाइयों ने, नीलांबर एंड पिताम्बर ने लीड किया। एकदम करेक्ट है। मेदिनी राय इज रिमेंबर्ड टुडे एज चेरो नेपोलियन। यस, ये भी याद रखिएगा, ये चेरो ट्राइब्स के सबसे सेलिब्रेटेड फिगर हैं जिनका नाम है मेदिनी राय, जिनको चेरो नेपोलियन भी बोला जाता है। करेक्ट ढूंढना है तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? 2 और 3। इनकरेक्ट ढूंढना होता तो 1 ओनली। खैर इनकरेक्ट ढूंढना नहीं है। सो चेरो आर्चर्स के सबसे पहले अब हम सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। सो चेरो आर्चर्स वर सेटल्ड इन बिहार झारखंड रीजन, स्पेशली इन प्रेजेंट डे पलामू, जो झारखंड रीजन में पड़ता है स्पेशली। कब ये सेटलमेंट होता है? जब पाल अंपायर का धीरे धीरे डाउनफॉल होता है और सेन डायनेस्टी रूल करना शुरू करती है बिहार बंगाल वॉर रीजन में, तब। चेरो, जिनको प्रोनाउंस किया जाता है चीरो भी, इस तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप, इन्होंने मुगल्स, जैसे मुगल में जहांगीर का टाइम हो, औरंगजेब का टाइम हो, या औरंगजेब जहांगीर के जो लड़ाके होते थे, जो उनके मिलिट्री जनरल्स होते थे, सबको इन्होंने रोका अपने तीर कमान से, अपने बो एंड एरो से। इवन उसके साथ साथ आगे जाकर ब्रिटिश के अगेंस्ट भी इन्होंने लोहा लिया। दैट्स वाई एक स्कॉटिश हिस्टोरियन W. हंटर क्या बोलता है, दैट पीपल विथ बेयर हेड्स एंड बेयर फीट एंड कैरिंग बोज विथ 1 कर्व एंड प्लेंटी ऑफ एरोज, वो काफ़ी इंप्रेस हुआ था स्पेशली इनके लीडरशिप से। किनके लीडरशिप से? मेदिनी राय के लीडरशिप से। दैट्स वाई ये स्कॉटिश हिस्टोरियन मेदिनी राय के बारे में इतने अच्छे से लिखता है, बाकी चेरोज के बारे में लिखता है। हम चेरोज की और हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले हम इनका इन्वॉल्वमेंट, पहले तो मैंने तुम्हें बताया ही मुगल्स को किस तरह से इन्होंने रोका, जो भी इन्वेडिंग फोर्सेस थे उन्हें रोकने का काम चेरोज करते हैं, है ना। सो चेरोज रिवॉल्ट की हम बात करें तो 1771 में चेरोज ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकने का काम किया। फिर उसके बाद संथाल रिबेलियन जब चलता है 1855 के अराउंड, सिद्धू एंड कानू ब्रदर्स के अंडर, ये संथाल रिबेलियन के बारे में या ट्राइबल रिवॉल्ट के बारे में भी क्लास में मैंने पढ़ाया है, आगे भी डिस्कस बिल्कुल होगा। आप संथाल रिबेलियन में कम से कम अभी ये याद रखिएगा कि 1855 के अराउंड ये संथाल रिबेलियन होता है। सिद्धू एंड कानू ब्रदर्स, बिहार झारखंड वाले रीजन में ये रिबेलियन किया जाता है। ब्रिटिश ने इसको बड़े ब्रूटली सप्रेस किया था, पर इसके जो संथाल रिबेलियंस के आगे जो भी रिजल्ट हुए, उन्होंने ट्राइबल जो रीजन है यहाँ का, बिहार झारखंड का, उसको एक नया डायरेक्शन दिया था ट्राइबल हिस्ट्री में। वहाँ पर भी चेरोज ने पार्टिसिपेट किया। फिर नीलांबर एंड पिताम्बर चेरो भाइयों के लीडरशिप में 1857 के रिवॉल्ट में भी। प्रेजेंट में हम बात करें तो प्रेजेंट में चेरो सोसाइटी जो है, ये चेरो सोसाइटी अपने ट्राइबल डीटीज को वर्शिप करती है। कुछ रिचुअलिस्टिक मैजिकल प्रैक्टिसेस भी होते हैं और उन इंडिविजुअल्स को हम बैगाज बुलाते हैं। बैगा, वैसे बैगा एक ट्राइबल ग्रुप भी है, पीवीटीजी में भी आता है, पर ये डिफरेंट बैगा है। हम यहाँ पे बैगा किनको बोल रहे हैं? वैसे चेरो जो कि रिचुअलिस्टिक या मैजिकल प्रैक्टिस करते हैं, राइट। इनका प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या कलेक्शन ऑफ महुआ फ्लावर। अपार्ट फ्रॉम बिहार एंड झारखंड रीजन, यू कैन ऑल्सो फाउंड देम इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, मतलब जो आसपास के रीजन्स में चले गए होंगे। चेरो के मेन के साथ साथ इवन विमेन, दे ऑल्सो फाइट वेरी ब्रेवली, इन्होंने भी बड़े बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी थी हिस्ट्री में, ठीक है। इतना हमें चेरोज के बारे में याद रखना है। ये सब याद रखना आपके मेंस में किस तरह से काम आएगा, तो मेंस में जीएस पेपर 1 में या जीएस पेपर 3 में, कहीं पर भी जहाँ पर भी सोशल जस्टिस की बात होगी, सोसाइटी की बात होगी, जहाँ पे ट्राइबल्स की बात होगी, आप वहाँ पे ये एग्जाम्पल्स दे सकते हो। और प्रीलिम्स में क्वेश्चंस किस तरह से बन रहे हैं वो तो मैं बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू विक्टोरिया। विक्टोरिया से रिलेटेड है। आप यहाँ द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हो दैट इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन डॉक्स इन सेशेल्स ऑन लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हो। यहाँ पे इंडियन नेवी की जो 3 शिप हैं, स्पेशली INS तीर, INS शार्दुल एंड इंडियन कोस्ट गार्ड की INCGS सारथी, ये तीनों कहाँ पहुँच रही हैं? विक्टोरिया पोर्ट में पहुँच रही हैं, सेशल्स रीजन में, इंडियन ओशन में जो पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। सो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? विक्टोरिया इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ सेशल्स, सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ माहे।
अब एक चीज तो तुम रट के कर सकते हो कि विक्टोरिया किसका कैपिटल है भैया, तो सेशल्स का लार्जेस्ट सिटी है, बट नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है या नहीं है माहे के, उसके लिए मैप देखना पड़ेगा। सो कम टू द मैप। आप यहां पर देख सकते हो विक्टोरिया, ये रहा माहे आइलैंड। अभी मैं तुम्हें और हाईलाइट कर देता हूं, ये माहे आइलैंड वाला पार्ट हो गया, माहे आइलैंड मतलब ये माहे आइलैंड का पार्ट, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में क्या पड़ता है, विक्टोरिया, है ना, नॉर्थ ईस्ट हो गया, विच इज़ द कैपिटल ऑफ सेशल्स एज वेल, कैपिटल है सेशल्स का। सेशल्स का लोकेशन बाकी अगर आप नेशंस के साथ देखो तो किस तरह से इंडियन ओशन में पड़ रहा है, ऊपर अरेबियन सी है, यहाँ सोमालिया, केनिया, तंजानिया, कोमरोस, मेडगास्कर, मोजाम्बिक, ये लोकेशन भी एक बार देख लीजिए, है ना, मेडगास्कर, ये लोकेशन भी ध्यान रखो, वर्ल्ड मैप में इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान देना है हमें, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि भैया ये कैपिटल तो है ही, लार्जेस्ट सिटी है सेशल्स का, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है माहे आइलैंड के, करेक्ट। Recently, Indian Navy ships INS Tir, INS Sardul and Indian Coast Guard ship ICGS Sarathi comprising the first training squadron arrived at Port Victoria, बिल्कुल सही, under its महासागर विजन। ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और यहाँ से एक और चीज़ सीखने को मिलेगी हमें, महासागर। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं ही, तो हमारा आंसर सी होगा। महासागर क्या है ये मैं आगे तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। पहले चलिए थोड़ा हम विक्टोरिया के बारे में देख लेते हैं। मैप यहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन चेक द मैप अगेन एंड अगेन। चलिए विक्टोरिया की बात करें तो इट इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ सेशल्स, और माहे आइलैंड में नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पड़ता है, जैसा कि इस मैप से क्लियर हो चुका है, राइट, वेरी गुड। ओरिजिनली अगर हम इसकी बात करें तो विक्टोरिया ये जो सिटी है इसको सबसे पहले फ्रेंच कॉलोनिस्ट ने 1778 में बसाया, आगे जाके ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ने इसको फिर बसाया। अभी प्रेजेंट में टूरिज्म इसकी मेन इकोनॉमी का पार्ट है, इसके अलावा कुछ प्रोडक्शन ऑफ वेनिला, कोकोनट ऑयल, फिश, गुआनो, इसका भी प्रोडक्शन चलता है इनके इकोनॉमी में, बट मेनली टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूट्स इन देयर इकोनॉमी। जहाँ तक माहे की हम बात करें, देन माहे इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ सेशल्स। सेशल में ये जो छोटे छोटे या बड़े जो भी आइलैंड ग्रुप में उससे सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, माहे, जो कि तुम इस पिक्चर से भी देखकर मालूम लगा सकते हो, माहे इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड, है ना, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। चलिए अब हम फर्स्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज या इंडियन नेवी की इस एक्सरसाइज की बात करें, साथ ही साथ महासागर की भी बात करेंगे कि क्या है महासागर। तो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की बात करें तो INS तीर, INS शार्दुल एंड ICGS सारथी, ये तीनों फर्स्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज में कहाँ पहुंचे, विक्टोरिया पहुंचे अभी। This is also showing that the two nations, India and Seychelles, they have a strong maritime partnership, as in 2025 this is the third port call by Indian Navy ships। देखो माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है, तो बगल वाले मंदिर से ढोल और ढाप की भी आवाज आ रही है, सुन सकते हो। खैर हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। महासागर की बात करें तो महासागर ये एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। ये हुआ महासागर, जिसको अनाउंसमेंट किया था खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। कब अनाउंस किया था, जब वो जस्ट अ मिनट, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अनाउंसमेंट किया है जब वो मॉरिशस के ट्रिप पे थे, ठीक है। वहां उन्होंने क्या अनाउंस किया, दैट नाउ इंडिया इज अनाउंसिंग महासागर, जो कि सागर का एक्सटेंशन होगा। सागर था, इट वाज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, उसको हमने थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है कि हम इंडियन ओशन रीजन में, इवन इंडियन ओशन से बाहर निकलकर भी इंडिया को एक ग्लोबल मैरीटाइम लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करेंगे, जिससे हो क्या सकेगा, इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा। कहाँ पर इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा, जो भी ग्लोबल साउथ वाले नेशंस हैं, जिनको ग्लोबल साउथ बुलाया जाता है, जैसे वेस्ट ने क्या किया, वेस्ट ने क्या बोला है कि जो नेशंस लिस्ट डेवलप रहे या लेस डेवलप रहे उनको ग्लोबल साउथ कह के रेफर किया, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया भी है। कभी डेवलपिंग नेशन था, आज भी डेवलपिंग है, पर बड़ी तेजी से आसमान की तरफ बढ़ता जा रहा है। सो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बड़े अच्छे से, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उनका, राइट। वी शुड रियली बी थैंकफुल, वी शुड बी प्राउड कि उन्होंने महासागर इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिससे कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया को एक मैरीटाइम लीडर के रूप में ना सिर्फ सिक्योरिटी के लिए बल्कि इकोनॉमिक, रिसर्च, कॉपरेशन के लिए इस्टेब्लिश किया जा सके, एक बढ़िया कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। That is the purpose of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across the region. Next question is about India's cold desert biosphere reserve. आप यहाँ अगेन द हिंदू का एक न्यूज देख सकते हो, that India's cold desert biosphere reserve is designated by UNESCO.
यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंडिया का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंट्री करता है। और इसके साथ ही जरा इस न्यूज़पेपर के क्लिपिंग के ध्यान दो, ये एकदम लेटेस्ट न्यूज है, सितंबर 28 का। इंडिया नाउ हैज 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स, मतलब अब टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया के तरफ से वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में चले गए हैं? 13। बाय द वे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? तुम मुझे बताओ जरा, टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हमारे प्यारे भारत इंडिया में कितना है? ये तुम मुझे सोचकर बताओगे। 13 तो इंक्लूडेड है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, पर इससे ज्यादा नंबर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, पहले हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट है, इंडियाज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय द यूनेस्को। एकदम सही बात है जी, अभी हमने देखा। It was declared a biosphere reserve in 2019, becoming India's 16th first high altitude cold desert biosphere reserve. बात सही है कि ये इंडिया का पहला हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में पड़ता है, बट 2019 में नहीं। कब इसको इंक्लूड किया गया था? 2009 में। सो सेकेंड रॉन्ग हो गया। With this addition, India now proudly has 13 biosphere listed in UNESCO World Network of Biosphere Reserve. अभी मैंने तुम्हें ये न्यूज़पेपर के क्लिपिंग में भी दिखाया, थर्ड सही है। सो अगर करेक्ट ढूंढना होता तो हमारा आंसर होता सी, पर ये करेक्ट आंसर नहीं होता क्योंकि इनकरेक्ट ढूंढना है, तो आंसर क्या होगा? बी। बुझे? ये छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर ध्यान देना है बाबू लोग। चलिए अब हम डिटेल में चलते हैं इंडियाज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के। यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में रहने वाले आप इस जानवर, इस स्पीसीज को भी देख सकते हो। क्या नाम है इसका? इसका नाम हम क्या दें? वैसे तो ये है स्नो लेपर्ड, तो इसका कुछ अच्छा सा नाम सोचो, बघीरा वगैरह टाइप का। बघीरा नहीं, इसका नाम हम देते हैं सघीरा। इसका नाम हम आज से सघीरा देते हैं। तो ये है हमारा सघीरा। कहाँ पर? किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वेयर इज किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट? ढूंढिए और बताइए। वैसे ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किस स्टेट में पड़ता है ये तुम मुझे बताओगे। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। 2009 में इसका इंक्लूजन हुआ, और 2009 में जब इंक्लूजन हुआ ना, तो ये इंडिया का 16th बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। इंडिया का 16th, बट द फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड बायोस्फीयर रिजर्व और द हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ना। ये कोल्ड डेजर्ट जैसा रीजन आपको दिख रहा है ना। डेजर्ट हमेशा जरूरी नहीं है कि डेजर्ट में आपको हॉट डेजर्ट ही रहे, जो कि हम राजस्थान के रेगिस्तान में देखते हैं। कोल्ड डेजर्ट भी पॉसिबल होता है ऐसा, इसको कोल्ड डेजर्ट बोलेंगे। फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो फौना तो तुम देख ही रहे हो, स्नो लेपर्ड है हमारा सघीरा, तिब्बतन एंटीलोप है, हिमालयन वुल्फ है। इनका IUCN स्टेटस भी एक बार चेक कर लो, रेड लिस्ट IUCN स्टेटस क्या है। फ्लोरा की बात करें तो अल्पाइन ग्रासेस, मेडिसिनल हर्ब, विलो लिव, सी बकथॉर्न, हिमालयन बर्च, इस टाइप के फ्लोरा मिलते हैं आपको, मतलब इस टाइप के ग्रासेस और ट्रीज आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ ऐसे फौना स्पीसीज भी। हम वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो अभी नए वाले कोल्ड डेजर्ट इंक्लूजन के साथ ही टोटल कितने हो जाएंगे? 13। टोटल अब कितने हो गए? 13। अर्लियर कितने थे? 12। सो ये अर्लियर 12 थे, ये पहले के अर्लियर 12 हैं जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूडेड थे। आप नाम देख सकते हो, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमरी, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, अचनाकमार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा एंड पन्ना। और अब 13th वाला क्या हो गया? 13th वाला हो गया कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। टोटल नंबर क्या है बायोस्फीयर डेजर्ट रिजर्व का? ये आंसर तुम मुझे बताओगे, ये क्वेश्चन यहाँ भी दे रखा है मैंने। बाकी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये यूनेस्को सर्टिफाइड मैब प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है इनका, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है ना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का पार्ट है। इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए, किस चीज़ में इंटरनेशनल कॉपरेशन? फॉर एक्सचेंजिंग द एक्सपीरियंस, फॉर एक्सचेंजिंग द नो हाउ, फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रमोटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। कि जो भी ह्यूमंस हैं, जो भी मैन हैं, जो भी मैन मतलब यहाँ पे जो भी ह्यूमंस हैं, है ना, मैन फीमेल सब ट्रांसजेंडर सब लोग मिलकर वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें जिससे बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोटेक्शन पॉसिबल हो सके। ये नॉर्थ साउथ, साउथ साउथ, साउथ नॉर्थ, साउथ, हर तरह के कोलैबोरेशन, मतलब ग्लोबल लेवल पर बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनमें रहने वाले फ्लोरा एंड फौना के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है।
टोटल एरिया कवर्ड की बात करें तो नाउ दिस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, अब ये जो नया इंक्लूजन हुआ है 2025 में, 785 साइट्स इन 142 कंट्रीज को कवर करने का काम करता है। दिस इज द प्रेजेंट स्टेटस, याद रखिएगा। अभी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुम्हें इससे भी देने वाला हूं, आगे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा दिस वुड बी रिलेटेड टू यूनेस्कोज मीटिंग, जो रिसेंट मीटिंग हुई है, और इस रिसेंट मीटिंग में कुछ डेवलपमेंट तो तुम्हें मैंने यहाँ डिस्कस किया, बाकी कुछ डेवलपमेंट मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी दे रहा हूं, ठीक है। अब हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब लास्ट फ्राइडे को जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, किसके ऊपर दिया था, रिवर्स फ्लोइंग इन केरला। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, पंबा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला। ना जी ना, लॉन्गेस्ट रिवर केरला का कौन सा है, पेरियार, जिसको हम लाइफ सेवर ऑफ केरला भी बोलते हैं ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वाटर सप्लाई फैसिलिटी, और बड़ा पॉपुलर रिवर है पेरियार रिवर। ये केरला का लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि शिवगिरी हिल से ओरिजिनेट होता है और कहाँ बहता है, अरेबियन सी में। केरला में जो मोस्टली रिवर्स होंगे ना गैज, वो बह के अरेबियन सी में जाएंगे, रेयरली ही रिवर बहकर बे ऑफ बंगाल में पहुंचेगा, है ना, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जाने के लिए एक तो काफ़ी लार्ज रिवर होनी चाहिए जो तमिलनाडु को क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल में जाए, इधर तमिलनाडु वाला पार्ट हो जाएगा ना। सो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। दूसरा क्या, इट फ्लोज थ्रू, पंबा रिवर के बारे में बोल रहा है, इट फ्लोज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इडुक्की, पथनामिथा, अल्पजू बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अगेन रॉन्ग, ये भले इन डिस्ट्रिक्ट से पास करता है, ये बात सही है कि पंबा पासेस थ्रू इडुक्की एंड अल्पाउजा डिस्ट्रिक्ट्स, बट बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलता है। कहाँ मिलेगा, अरेबियन सी में, केरला की रिवर से। सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। करेक्ट ढूंढना था, कोई भी करेक्ट नहीं है। आंसर क्या होगा हमारा, डी, नन ऑफ द अबव। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो था 26 सितंबर का, वो था भारत ज्ञान भारतम मिशन के बारे में। तो ज्ञान भारतम मिशन के बारे में सबसे पहले ये चीज याद रखो, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया यूनियन बजट 2025-26 में अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग, कल्चर के अंडर ज्ञान भारतम मिशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका पर्पस है फॉर सर्वेइंग, डॉक्यूमेंटिंग, कंजर्विंग इंडियाज वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। अब उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करेगी, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं। दे हैव रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। यही ज्ञान भारतम मिशन, ये जो इंट्रोड्यूस किया गया यूनियन बजट में, उसी के अकॉर्डिंग एक फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया ज्ञान भारतम मिशन का, जिसका थीम रखा गया रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सेकंड रॉन्ग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं कर रहा है, ठीक है, 1 इज करेक्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के लिए आपके हो गए 37th सेशन ऑफ यूनेस्को इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसके थ्रू अभी हमने रिसेंट चेंजेस देखे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, तो कहाँ हुआ और क्या क्या डेवलपमेंट हुए आप मुझे देखकर बताओगे। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट से रिलेटेड। ग्लोबल लेवल पर जो टैक्स इवेजन होता है उसको लेकर एक बढ़िया रिपोर्ट आया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, क्या बताया था, ये दोनों चीज़ें देखोगे और ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आंसर करोगे, ठीक है। यस, इन द मीन टाइम आप प्री सिक्योर ऑफ अगस्त एंड सितंबर भी रिवाइज करते जाइए, सो दैट 6 अक्टूबर को जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, 6 अक्टूबर है ना, 6 अक्टूबर जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, करंट अफेयर्स बेस्ड स्कॉलरशिप टेस्ट, उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सको, ये आपको रिविजन भी करते जाना है, ओके। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। जय हिंद, जय माँ दुर्गा।